नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने मन पसंदीदा ड्रामा बॉक्स पे। आज हम देखेंगे भारतीय दंड संहिता आईपीसी इंडियन पिनल कोड 1816 की 100 से लेकर 300 तक की सबसे महत्वपूर्ण धाराएं जो आपसे आपके यूपीएसआई के एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं। अब देखिए, जो दो धाराएं हैं 100 से लेकर 300 तक, हमें ये सारी धाराएं याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा फेमस और जो ज्यादा आती है हम उन्हीं को पढ़ेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे कानून को, आईपीसी को, मूल विधि को उस तरह से पढ़ रहे हैं जो हमारा एग्जाम में नंबर आ जाए, है ना। हमें ऐसा नहीं है कि हमें कानूनविद बनना है बहुत बड़ा, हमें तो सिर्फ उतना पढ़ना है जितना हमारे एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए जरूरी है। क्योंकि हमारा मोटिव क्या है ना, हमारा मेन मोटिव ये है कि हमारा किसी भी तरह से एग्जाम क्वालिफाई हो। तो देखिए, ये कुल यानी 100 से लेके 300 के बीच सिर्फ 32 धाराएं हैं, सिर्फ 32 सेक्शन हैं जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो कितनी है कुल मिला के? 32, है ना। यानी 100 से लेके 300 के बीच कुल कितनी धाराएं हैं जो हमें पढ़नी है? वो है जी 32 धाराएं। तो देखिए, उनमें से पहली है धारा 107 सेक्शन 107। ये कहता है कि जी दुष्प्रेरण का अपराध, दुष्प्रेरण मतलब किसी अपराध को करने के लिए उकसाना, बहकाना, ये क्या होता है? दुष्प्रेरण का अपराध कहलाता है ना। और कौन से उसमें है ये? धारा 107 में। धारा 120 ए, देखो ये जो ए बी है इसी को हिंदी में का, बी को खा, जैसे इंग्लिश में हमारी जो अल्फाबेट्स होती हैं ए बी सी, हिंदी में वही हमारी शुरू होती है का खा गा से। तो जो हिंदी में होता है उन्हें हम ऐसे लिखते हैं कि 120 का, इंग्लिश में लिख देते हैं 120 ए, एक ही बात है, ठीक है। तो जो हमारी 120 ए है इसमें आपराधिक षड्यंत्र को बताया गया है, और इसके लिए जो दंड है वो 120 बी में दिया गया है, 120 का या 120 खा। देखिए 121, धारा 121, धारा 121 में भारत सरकार के विरुद्ध, किसके विरुद्ध जी? भारत सरकार के विरुद्ध क्या? युद्ध करना, युद्ध करने का प्रयत्न करना, युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना, इसके लिए बताया गया है किसमें? 121 में, कि अगर कोई बंदा एक भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करता है, युद्ध करने का प्रयत्न करता है, या दुष्प्रेरण करता है यानी उकसाता है या उकसाने का प्रयत्न करता है या बहकाता है, तो क्या होगा? उसको मृत्यु दंड दिया जा सकता है, उसको आजीवन कारावास दिया जा सकता है, या उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए 124 ए, 124 ए या 124 का, इसके अंदर राजद्रोह को परिभाषित किया गया है। इसमें समझाया गया है 124 ए या 124 के अंदर कि राजद्रोह क्या होता है। राजद्रोह की परिभाषा किसके में दी गई है? 124 ए में। धारा 141 सेक्शन 141, इसमें विधि विरुद्ध जमाव को बताया गया है। देखिए, विधि विरुद्ध जमाव वो जमाव होता है जहां पर सरकार या प्रशासन आपसे मना करे कि भाई भीड़ मत लगाओ, ठीक है ना, और आपने वहां भीड़ लगाई, जब सरकार मना कर रही है, प्रशासन मना कर रहा है, हो सकता है इससे कोई घटना हो जाए, तो उसको क्या कहेंगे? विधि विरुद्ध जमाव। तो विधि विरुद्ध जमाव माना कब जाता है? इसके लिए कम से कम 5 लोगों की जरूरत होती है। जब तक 5 लोग नहीं होंगे, देखिए 2 लोग कहीं पे खड़े हैं तो उसको हम जमाव नहीं कह सकते। जमाव की कंडीशन ये है कि वहां पर कम से कम 5 लोग होने चाहिए, ठीक है। तो धारा 141 या सेक्शन 144 के अंदर विधि विरुद्ध जमाव को बताया गया है, जिसकी कंडीशन क्या है कि 5 से ज्यादा लोग होने चाहिए। धारा 143 सेक्शन 143, इसमें विधि विरुद्ध जमाव के लिए दंड बताया गया, और ये दंड क्या होता है? 6 माह का कारावास। कैसा? या तो कठोर या सामान्य वाला, ठीक है, या जुर्माना और कारावास दोनों। धारा 146 आर्टिकल 146, इसमें बताया गया है जमाव द्वारा बल प्रयोग या हिंसा या बलवा, या इंग्लिश में इसको कहते हैं रियोटिंग। देखिए, जमाव द्वारा बल प्रयोग ये है, मान लीजिए कहीं पे लोग इकट्ठे हुए
अब उन्होंने क्या करा, किसी तरह की उन्होंने हिंसा कर दी। जैसे कि आपने देखा होगा दिल्ली में लोग इकट्ठा हुए थे, किसान आंदोलन जब चल रहा था, तो शुरू में आंदोलन बहुत शांतिपूर्वक था, लेकिन 26 जनवरी के दिन जो हुआ वो शांतिपूर्वक कहीं से भी नहीं कहा जा सकता। तो उस तरह की चीजें जब जो मतलब एक इकट्ठे हुए लोग थे, यानी जो हमारा जमाव था, वो कैसा हो जाए, वो बल का प्रयोग करने लगे, वो हिंसा करने लगे, वो बलवा करने लगे, वो रियोटिंग करने लगे। इसको किस में बताया गया है, धारा 146 या सेक्शन 146 के अंदर। अब देखिए धारा 147, इसमें जमाव द्वारा बल के प्रयोग, हिंसा या बलवा के लिए क्या बताया गया है, दंड। अब ये दंड क्या होगा कि 2 वर्ष का, 2 वर्ष का क्या, कारावास। कारावास कैसा, या तो साधारण कारावास या कठोर कारावास। कितना होगा कि 2 वर्ष का, या जुर्माना और कारावास दोनों दिया जा सकता है। सेक्शन 149 धारा 149, देखिए संयुक्त दायित्व का सिद्धांत के बारे में बताया गया है कि देखिए मान लीजिए कहीं पे दंगा हुआ या फिर ऐसे ही जमाव हुआ था भीड़ का, वहां पे जितने भी लोग होंगे वो सभी संयुक्त दायित्व होंगे, है ना। यानी जितने भी लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया और वहां पे किसी तरह का बलवा हो गया या फिर किसी तरह की हिंसा हुई, अब ये नहीं कह सकते कि मैं हिंसा में नहीं था। देखिए आप भीड़ का हिस्सा थे, वहां पे आप भी थे, तो आपकी भी जिम्मेदारी उतनी ही बनेगी वहां पे जो हिंसा हुई जितनी की अदर पर्सन की है, चाहे आपने कुछ किया हो या ना किया हो। तो वही बताता है धारा 149 या सेक्शन 149 के संयुक्त दायित्व का सिद्धांत, सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करना। इसमें भी क्या होता है कि कम से कम 5 लोग होने चाहिए, ठीक। अब देखिए धारा 153 ए सेक्शन 153 ए या 153 के, इसमें बताया गया है धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा, जाति, समुदाय के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का प्रवर्तन करना। यानी कि किसी को ऐसे उसके निवास स्थान के तौर पे टारगेट करना, या फिर उसके मूल वंश के स्थान पर टारगेट करना, जन्म स्थान पे उस पर टारगेट करना, उसकी भाषा का मजाक उड़ा के, यानी इस तरह की भाषा को लेके, धर्म को लेके, इस तरह की चीजों को लेके अगर हम सोसाइटी के अंदर हिंसा फैलाने का प्रयत्न करते हैं, है ना, शत्रुता बढ़ाने की कोशिश करते हैं लोगों के बीच, वैमनस्य बनाने की कोशिश करते हैं लोगों के बीच, तो क्या होगा, उसको भी अपराध माना जाएगा। और ये अपराध कहां पे है, 153 ए या 153 ए। अब देखिए 153 बी या 153 है, ये जो है राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन आदि के बारे में बताता है। राष्ट्रीय अखंडता, कोई ऐसी बात कहना, कोई ऐसा काम करना, ऐसा स्पीच देना जिससे हमारे देश की एकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, लांछन लगाना देश के ऊपर, है ना, वो क्या होगा, अपराध होगा। किसके थ्रू, सेक्शन 153 बी या 153 के अकॉर्डिंग। अब देखिए दांडिक विधि में प्रातिनिधिक दायित्व को स्वीकार करना, ये जो है हमारा सेक्शन 154, 155, 166, ये तीनों ही जो हमारे सेक्शन हैं, जो तीनों धाराएं हैं 154 से 156 तक, ये किसके बारे में बताती हैं कि दांडिक विधि में प्रातिनिधिक दायित्व को स्वीकार करना, कि भाई आपको भी प्रातिनिधिक जो दायित्व है आपको भी अपना स्वीकार करना पड़ेगा, ठीक। धारा 159, इसमें दंगा को परिभाषित किया गया है। दंगा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एफ्रेड। तो दंगा को किसमें परिभाषित किया गया है, सेक्शन 159 या धारा 159 में। अब इसके लिए जो सजा होती है, दंड होता है, वो क्या है, 1 माह का कारावास या 100 रुपए का जुर्माना, या फिर 1 माह का कारावास और 100 रुपए का जुर्माना, दोनों। अब देखिए सेक्शन 160 या धारा 160, ये क्या है, इसमें दंगा के लिए जो दंड है उसको बताया गया है। धारा 170 सेक्शन 170, इसमें लोक सेवक का प्रतिरूपण क्या होगा, अपराध होगा, ये बताया गया है। धारा 170 में लोक सेवक का प्रतिरूपण क्या होगा, अपराध। इसका मतलब ये है, देखो लोक सेवक वो लोग होते हैं जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, सरकारी ऑफिसर होते हैं। अब वो अपना काम करते हैं कैसे, क्योंकि उन्हें पावर दी गई होती है गवर्नमेंट के थ्रू, है ना। अब मान लो कोई बंदा कुछ है ही नहीं, जैसे आपने देखा होगा एक मूवी आई थी अक्षय कुमार की, जिसमें वो नकली सीबीआई बने रहते हैं, है ना, स्पेशल 26 थी वो। तो उसमें क्या होता था, अक्षय कुमार पूरी एक टीम लेके जाता था, है ना, और लोगों के यहाँ रेड मारता था, पैसे लेके चला जाता था, लेकिन वो था थोड़ी ना कोई सीबीआई का ऑफिसर। तो वही चीज क्या होती है, मतलब नकली ऑफिसर बन के जाना। तो उसमें क्या होता है, ये किसमें बताया गया, धारा 170 या सेक्शन 170 के अंदर क्या बताया गया, लोक सेवक का प्रतिरूपण क्या होगा जी, अपराध होगा, यानी नकली
ऑफिसर बन के किसी तरह का काम करना क्या होगा, एक अपराध माना जाएगा। धारा 177 और सेक्शन 177 क्या बताया गया, मिथ्या सूचना देना है, इत्तला देना, यानी किसी तरह की झूठी सूचना देना भी क्या होगा, एक अपराध होगा। कैसे, मान लो आपने पुलिस पे फोन कर दिया, यहाँ दंगा हो गया, यहाँ चोरी हो गई है, और आपको पता था, हाँ मैं बस मजाक कर रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ मैं, तो वो क्या होगा, धारा 177 के अंदर अपराध माना जाएगा। अब देखिए धारा 186, धारा 186 में क्या है कि लोक सेवक के कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना। जैसे मान के चलिए आप आधार कार्ड बनवाने गए, ठीक है, आपका आधार कार्ड बनवाने में कोई दिक्कत आ रही है किसी तरह से, अब और भी लोग वहां पे आए हुए हैं, आप लड़ने लग जाओ लोक सेवक से, यानी जो वहां पे कर्मचारी हैं, जो अफसर हैं, आप उनके साथ मारपीट शुरू कर दो, आप उनको काम ना करने दो, इस तरह की कंडीशन आप वहां पे मतलब काम करेंगे आप गलत तरह का, तो वो भी क्या माना जाएगा, अपराध माना जाएगा। तो ये किसमें बताया गया है, सेक्शन 186 या धारा 186 में बताया गया है कि लोक सेवक के कामों में, कृत्यों को निर्वहन में बाधा डालना क्या होगा जी, अपराध माना जाएगा। उसके लिए क्या दंड होगा, 3 माह का कारावास दिया जा सकता है, या 500 रुपए जुर्माना लगाया जा सकता है, या दोनों, यानी कि 3 माह का कारावास और 500 रुपए का जुर्माना दोनों उस पर लगाया जा सकता है। अब देखिए हमारा अगला है 187, सेक्शन 187 या धारा 187, इसमें सहायता देने हेतु विधि द्वारा आबद्ध होते हुए लोक सेवक को सहायता देने में लोभ करना। इसका मतलब यह है, मान के चलिए 2 ऑफिसर्स हैं, या एक ऑफिसर और एक कर्मचारी है। अब ऑफिसर ने कुछ कहा और इस कर्मचारी को वो काम करना चाहिए, है ना, लेकिन हो क्या रहा है, ये आदमी उस काम को कर नहीं रहा है ना, तो होगा क्या, इसे अपराध माना जाएगा, क्योंकि देखो ये एक बड़ा ऑफिसर है, अगर ये कुछ ऑर्डर देता है तो छोटे वाले को करना पड़ेगा, या फिर इसको भी कोई ऊपर से ऑर्डर आता है तो इसको भी करना पड़ेगा। तो लोक सेवक जो है वो जिम्मेदार है इस चीज के लिए, उसको मतलब काम करना चाहिए, लेकिन वो कर नहीं रहा है, तो ये भी क्या है, एक अपराध है। तो ये वही लिखा हुआ है कि सहायता देने हेतु विधि द्वारा आबद्ध होते हुए भी, है ना, लोक सेवक को सहायता देने में लोभ करना। जैसे मान लो कोई डीएम है, उसके नीचे सब जूनियर आदमी है, डीएम ने किसी से कुछ कहा कि भाई ये काम करो, और वो करने से साफ मना कर दे, है ना, उसकी हेल्प ना करे उस काम को करने में, है ना, तो ये क्या होगा, ये एक अपराध है, क्योंकि भाई वो आबद्ध है, छोटे वाला जो नीचे वाला ऑफिसर या कर्मचारी है, कि भाई बड़े का काम वो कहना माने। ठीक, अब इसके लिए क्या होता है कि अगर वो ऐसा कोई काम करता है तो उसके लिए 1 माह का कारावास या 200 रुपए का जुर्माना या दोनों दिया जा सकता है। देखिए धारा 191 या सेक्शन 191 के अंदर मिथ्या साक्ष्य देना, मिथ्या मतलब झूठ, मिथ्या मतलब झूठ, और साक्ष्य मतलब जो गवाही जैसा कुछ होता है ना, सबूत, है ना, ये सब क्या होता है, साक्ष्य, और मिथ्या मतलब झूठ। तो देखिए जो धारा 191 है या सेक्शन 191 है, इसके अंदर मिथ्या साक्ष्य देना बताया गया है कि मिथ्या साक्ष्य देने पर अपराध माना जाएगा, और ये किस धारा किस सेक्शन में आएगा, 191 के अंदर। 192 में क्या आएगा, मिथ्या साक्ष्य गणना। लेकिन मिथ्या साक्ष्य देना होता है झूठी गवाही देना, लेकिन जो 192 के अंदर है, इसमें है कि जी जो तुम्हारे मतलब जो तुम सबूत पेश कर रहे हो वो झूठे सबूत ही झूठे हैं टोटली, है ना, तो वो कहां पे होगा, 192 के अंदर, धारा 192। तो धारा और 195 ए, 195 ए में क्या बताया गया है, ए मतलब 195 ए या 195 कैट, इसमें धमकी, उत्प्रेरित या प्रलोभन के द्वारा मिथ्या साक्ष्य गढ़ना या मिथ्या साक्ष्य देना। जैसे आप अगर झूठी गवाही देते हैं किस किस वजह से, या तो आपको धमकी मिली है उस वजह से, या आपको उकसाया गया है झूठी धमकी देने के लिए, मतलब झूठी गवाही देने के लिए, साक्ष्य देने के लिए उस वजह से, या आपको पैसे दिए गए हैं, आपको कोई लालच दिया गया, कोई प्रलोभन दिया गया, किस लिए, मिथ्या साक्ष्य देने के लिए या मिथ्या साक्ष्य गढ़ने के लिए। तो ये तीनों ही चीज बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं। तो देखिए धारा 191 बताती है मिथ्या साक्ष्य देना, धारा 192 बताती है मिथ्या साक्ष्य गढ़ना, और 195 ए या 195 क्या बताती है कि धमकी के द्वारा, उत्प्रेरित यानी उकसावे के द्वारा, या प्रलोभन या लालच के द्वारा मिथ्या साक्ष्य गढ़ना या मिथ्या साक्ष्य देने भी अपराध माना जाएगा। और इसके लिए सजा कितनी होगी, सजा होगी जी कितनी, 7 वर्ष, या जुर्माना और सजा दोनों। तो देखिए ये किसमें बताया कि मिथ्या साक्ष्य देना, मिथ्या साक्ष्य गढ़ना, धमकी, उत्प्रेरित और प्रलोभन द्वारा मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ने के लिए सजा 193 में बताई गई है, धारा 193 या सेक्शन 193। अब देखिए 209,
सेक्शन 209 या धारा 209, इसमें बताया गया है कि बेईमानी से न्यायालय में मिथ्या दावा करना। जैसे कि आपको पता है, मान ली किसी का मकान दूसरे का है, लेकिन आप फिर भी झूठे कागज वगैरह बनाते हैं और न्यायालय में जाके झूठा दावा करते हैं कि ये मकान हमारा है, तो ये क्या है कि न्यायालय में झूठा दावा करना, ये क्या होगा जी, अपराध माना जाएगा। तो बेईमानी से न्यायालय में मिथ्या दावा करना, 2 वर्ष की सजा दी जा सकती है, जुर्माना दिया जा सकता है, या दोनों दिए जा सकते हैं। किसमें थे ये, सेक्शन 209 में। अब देखिए सेक्शन 228 ए या 228 के, इसमें बताया गया है कि जी बलात्कार यानी बलात्कार या कतिपय अपराधों से पीड़ित व्यक्ति की पहचान का प्रकटन क्या माना जाएगा, अपराध। यानी कि कोई भी चैनल, मीडिया या कोई भी बंदा अगर किसी के साथ बलात्कार या इसी तरह का कोई अपराध हुआ है, तो उस बंदे का पब्लिकली मतलब उसको ऐसे नहीं दिखाया जाएगा कि इसका है ना, उसके आपने देखा होगा एक जो अखबार वगैरह में आता तो नाम भी बदल कर दिया जाता है इस तरह से, है ना। तो बलात्कार यानी बलात्कार या कतिपय अपराधों से पीड़ित व्यक्ति की पहचान का प्रकटन क्या माना जाता है, अपराध माना जाता है। ये किस धारा के अंदर है, 228 के या ए। 268 क्या बताता है, लोक न्यूसेंस बताता है। ठीक है ना, ध्यान रखना ये क्वेश्चन आने के मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, सीधा सीधा पूछा जाएगा कि लोक न्यूसेंस आईपीसी की किस धारा में है, तो किस में है जी, 268 के अंदर। जल प्रदूषण करना, जल स्रोतों को प्रदूषित करना क्या माना जाएगा, अपराध माना जाएगा। किस धारा के अंदर, 277 सेक्शन 277। लोकमार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना, धारा 279 के अंदर अपराध माना जाएगा। अश्लील पुस्तकों को विक्रय करना, धारा 292 के अंदर क्या माना जाएगा, अपराध माना जाएगा। और अश्लील पुस्तकों का विक्रय करना ये कहां से आया है जी, हकलीन के नियम से आया है। ये हकलीन के नियम से आया है। तो क्वेश्चन 2 तरह से पूछा जा सकता है कि भाई हकलीन का नियम किससे संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है जी, अश्लील पुस्तकों का विक्रय करना, अश्लीलता के बारे में बताता है ये। और 292 जो है हमारा सेक्शन हकलीन के नियम से संबंधित है या अश्लील पुस्तकों का विक्रय करने से संबंधित है। अब देखिए जो हमारा लास्ट है वो है 299 सेक्शन या धारा 299, ये आपराधिक मानव वध के बारे में बताता है। तो जी आपराधिक मानव वध क्या होगा, पूरी डेफिनेशन बताता है। ठीक है, तो ये क्या था, 299 क्या बताता है, आपराधिक मानव वध। तो दोस्तों ये थे हमारे सेक्शन 100 से लेकर सेक्शन 300 तक मोस्ट इंपोर्टेंट धाराएं। ये कुल कितनी थी, 32। ये 32 वो थी जो आपके एसआई यूपी सब इंस्पेक्टर के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट थी। आपको ये 100 से लेके 300 तक सारी 300 पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ कितनी पढ़नी है, सिर्फ 32। इन्हीं 32 में से आपके एग्जाम से कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ड्रामा बॉक्स को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ धन्यवाद, खुश रहें, मस्त रहें, जय हिंद।